नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरदार। मैं हूं श्वेता सिंह। सबसे पहले खबरों को खबरदार के लेंस से देख लेते हैं। 2021 से 2022 में प्रवेश तो हो रहा है, लेकिन नए साल के जश्न पर कोरोना संक्रमण का साया है। हालांकि लोगों ने कोरोना के डर को अपने पैरों की धूल बना दिया है। ओमिक्रॉन हो या डेल्टा, भारत के लोग हर वेरिएंट को धूमधाम से वेलकम कर रहे हैं। नए साल के जश्न की मस्ती में लोग सावधानी को भूल गए। लोग सोच रहे हैं कि आगे का कुछ नहीं पता, जो भी है बस यही एक पल है। आज इस सोच का रियलिटी चेक करेंगे और बच्चों के वैक्सीनेशन पर आपको खबरदार करेंगे। 3 जनवरी से भारत में 15 से 18 साल के किशोरों का टीकाकरण शुरू हो रहा है और इसके लिए रजिस्ट्रेशन कल से शुरू हो जाएगा। ऐसे में हर परिवार को यह जानकारी होनी चाहिए कि टीका लगवाने के लिए करना क्या है। इसके अलावा चुनाव से पहले यूपी में चल रही छापामार पॉलिटिक्स के लेटेस्ट हाइलाइट्स आपको दिखाएंगे। आयकर विभाग ने यूपी की 50 जगहों के साथ साथ देश के कई शहरों में कई व्यापारियों के ठिकानों पर छापा मारा है, लेकिन चर्चा सिर्फ यूपी के पी जैन की हो रही है। एक बार फिर पी जैन पर छापा पड़ा है, लेकिन इस बार पी जैन का अर्थ पीयूष जैन नहीं बल्कि पुष्पराज जैन है। कन्नौज के वो इत्र व्यापारी जिन्होंने समाजवादी इत्र का फॉर्मूला तैयार किया था। इस पूरे मामले में किस तरह की राजनीतिक गंध आ रही है, इसका तथ्यात्मक विश्लेषण करेंगे। नव वर्ष की पूर्व संध्या पर आपको भारत की सीमा प्रहरी यानी बीएसएफ के जवानों के करीब ले जाएंगे और पंजाब से लेकर गुजरात तक की बॉर्डर रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। बीएसएफ ने 2022 के लिए क्या संकल्प लिया है, किस तरह आतंकवादी घुसपैठियों के मौत के टिकट कटेंगे, ये सब हमारी ग्राउंड रिपोर्ट में आपको पता चलेगा। और नए साल में आपसे जुड़े कई ऐसे बदलाव होने वाले हैं जिनके बारे में आपको एडवांस में पता होना चाहिए। 1 जनवरी से एटीएम से पैसा निकालना महंगा पड़ेगा। मेट्रो शहरों में 3 और नॉन मेट्रो शहरों में 5 मुफ्त ट्रांजैक्शन तो मिलते रहेंगे, लेकिन इसके बाद कैश निकालने पर जो चार्ज लगता है वो 20 के बजाय 21 रुपए हो जाएगा। इसमें टैक्स शामिल नहीं है। देश में करीब 2,10,000 एटीएम है। ऑनलाइन तरीके से ऑटो रिक्शा बुकिंग पर 5% जीएसटी लगेगा, यानी अगर आप किसी ऐप के जरिए ऑटो रिक्शा बुक कराते हैं तो वो महंगा पड़ेगा। जूते खरीदने महंगा हो जाएगा क्योंकि अब इन पर 5% के बजाय 12% जीएसटी लगेगा। कपड़ों पर जीएसटी बढ़ाया जा रहा है, लेकिन विरोध की आवाजें उठने के बाद इसे फिलहाल टाल दिया गया है। 2020 में कोरोना की पहली लहर आई, 2021 में दूसरी लहर आई और अब नए साल यानी 2022 में कोरोना की तीसरी लहर आ रही है, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। कोरोना के बढ़ते हुए केस इसकी गवाही दे रहे हैं। देश में कोरोना के केस जितनी तेजी से बढ़ रहे हैं, इसकी रफ्तार ने पुरानी दोनों लहरों का रिकॉर्ड अभी से ही तोड़ दिया है। ये पहली बार है जब देश में लगातार 2 दिनों तक डेली कोरोना केस 40% की दर से बढ़े। देश में 27 दिसंबर को 6,358 केस सामने आए थे। एक दिन बाद 28 दिसंबर को 9,195 केस मिले, यानी एक दिन पहले से करीब 45% ज्यादा। इसके बाद 29 दिसंबर को डेली कोरोना केस बढ़कर 13,154 हो गए, जो 28 दिसंबर को मिले केस से करीब 43% ज्यादा थे। ये 2020 में देश में कोरोना महामारी की शुरुआत के बाद से किसी 2 दिन में सबसे तेजी से कोरोना केस बढ़ने का रिकॉर्ड है। इससे पहले दूसरी लहर के दौरान 31 मार्च को 24 घंटे के दौरान सबसे ज्यादा 35% डेली केस बढ़े थे। ये आंकड़े बताते हैं कि देश में तीसरी लहर आने नहीं वाली बल्कि आ चुकी है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 16,764 केस सामने आए और कोरोना के एक्टिव मामलों की संख्या बढ़कर 91,000 से ज्यादा हो चुकी है। देश में अब तक ओमिक्रॉन के 1,270 केस सामने आ चुके हैं। WHO भी कह चुका है कि अगले साल यानी 2022 में ओमिक्रॉन की सुनामी आ सकती है। इसके बावजूद भारत में लोग जिस तरह से नए साल के स्वागत की तैयारियों में जुटे हैं, उसे लगता नहीं कि कोरोना की तीसरी लहर से बचने की कोई खास कोशिश कर रहे हैं इंडिया वाले। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि नए साल में ओमिक्रॉन वेरिएंट की सुनामी आने वाली है। इसके बावजूद देश के पर्यटन स्थलों पर भीड़ की सुनामी आ चुकी है। शिमला, मनाली, डलहौजी, जयपुर, जैसलमेर, गोवा। समझ ही नहीं आ रहा कि पर्यटकों की ये भीड़ किसका स्वागत करने के लिए उमड़ी है, नए साल का या फिर कोरोना की तीसरी लहर का।
भीड़ भाड़ तो बहुत है और थोड़ी सी डर भी लगती है ना, बहुत दूर आए हुए हैं घर से तो, और यहाँ पे अगर कुछ हो जाए तो थोड़ा डर लगता है। आप लोग कितने लोग आए? हम लोग 5 लोग आए हैं। किसी ने मास्क नहीं पहना था, क्यों? मास्क बस हम लोग आइसक्रीम खा रहे थे ना, तो मास्क उतार के ना खाएंगे, इसीलिए मास्क नहीं पहने हुए। वैसे तो हम बर्फ देखने के लिए ही आए हैं कि यहाँ पे हम न्यू ईयर मनाएंगे और मस्ती करेंगे, लेकिन यहाँ पे बर्फ तो अभी नहीं है। शायद उम्मीद है कि हम नए साल पे वो बर्फबारी तो एंजॉय करेंगे। हिल स्टेशंस पर नए साल के जश्न में लोग कुछ इस तरह डूबे हैं मानो कोरोना वोरोना कुछ होता ही नहीं। सब मन का वहम है, हर कोई नए साल का जश्न मनाने को बेताब है। बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत मजा आ रहा है। मैंने लाइफ में फर्स्ट टाइम बर्फ देखी है और मैं फुल एंजॉय कर रही हूँ। है कोरोना का डर है गई, तो मास्क तो नहीं पाया तुसी? मास्क फोटो खिंचा रहे सी सर। अच्छा। फोटो खिंचा के मास्क पा लेंगे। नहीं, वो तो फोटोज क्लिक करने लग गए थे, इस वजह से हटाया था। मास्क है हमारे पास। नहीं, अभी फोटो क्लिक कर रहे थे, इस वजह से हटाया हुआ बस। कुछ हमारे 5-6 दोस्त हैं तो उनके साथ हम लोग यहाँ एंजॉय करने आए। तो न्यू ईयर का प्लान है पूरा कि यहाँ से न्यू ईयर 2-3 तारीख तक एंजॉय करके बढ़िया से जाएंगे। मास्क नहीं लगाया है वो मैं मानता हूँ, लेकिन अभी वो वेरिएंट इतना आया नहीं है इंडिया में, और अगर वो स्प्रेड होता है तो उसके हिसाब से प्रिकॉशंस लेंगे। टाइम टू टाइम जो भी रहेगा सारे उसकी केयर करेंगे। मास्क है, दूरी है, जो भी सारे प्रिकॉशंस है वो सारी चीजें हम अप्लाई करेंगे। न चेहरे पर मास्क है न दिल में कोरोना का डर। 2 गज की दूरी के नियम को पूछने वाला कोई दूर दूर तक नहीं। बस नए साल के जश्न की खुमारी छाई है। लोगों की बॉडी लैंग्वेज बताती है कि जान जाए पर जश्न न जाए। देश में शायद ही ऐसा कोई हिल स्टेशन हो जो खचाखच न भर गया हो। सारे होटल्स हाउसफुल चल रहे हैं। नए साल के स्वागत के लिए लोग सैकड़ों किलोमीटर का सफर तय करके अपने फेवरेट टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर पहुंच रहे हैं। प्रशासन के कंधों पर तो मानो जिम्मेदारियों का पहाड़ ही टूट पड़ा है। कुछ खाए निकाले खाने के लिए मौसम तो अच्छा है ही, यहाँ पे ठंड का जो आनंद लेना था वो भी मिल रहा है। आफ्टर लॉकडाउन फर्स्ट ट्रिप है तो अच्छा भी लग रहा है फैमिली के साथ। मास्क आप रिकॉर्डिंग कर रहे थे इसलिए मैंने हटाया। मैं अच्छा एटलीस्ट पीपल शुड रिमेम्बर मी। ठीक है ना लोग, इसलिए बाकी मास्क तो लगा रखा है। नया साल हो और गोवा में सैलानियों का जमघट ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? फिर चाहे कोरोना का डर हो या पाबंदियां, लेकिन गोवा के होटल्स और कसीनो सब गुलजार हैं। घूमने के लिए आगे नहीं जाने दे रहे, आगे बैरियर लगाए हुए हैं। ठीक है, और हम वापस यहाँ पे हम आगे गए तो पुलिस वालों ने 2-3 बार रोका भी हमें वैक्सीनेशन के लिए, चेक भी किया गया है, अच्छी फैसिलिटी मिल रही है और हम 2-3 जगह गए हैं और घूम के आए हैं। कोई दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। गोवा को नए साल के जश्न का हॉटस्पॉट माना जाता है, लेकिन इस बार गोवा को कोरोना का हॉटस्पॉट बनने से रोक पाना मुश्किल हो सकता है। लगभग 2 साल बाद मिल रहा है कोविड के बाद, लेकिन एक मैं अपने सभी साथियों से अनुरोध करूंगा कि हम इंजॉयमेंट करें, लेकिन इंजॉयमेंट विथ फॉलोइंग द कोविड प्रोटोकॉल करें। जो भी आज के तारीख में कोविड प्रोटोकॉल चल रहा है उसको फॉलो करें। राजस्थान के टूरिस्ट डेस्टिनेशंस पर भी कोरोना के डर से मुक्त होकर सैलानियों का सैर सपाटा पूरे शबाब पर पहुंच चुका है। जैसलमेर के रेगिस्तान में कोरोना का खतरा पर्यटकों की भीड़ के पैरों की धूल बन चुका है। जयपुर के हवा महल के बैकग्राउंड में कोरोना के डर को हवा में उड़ाते हुए लोग सेल्फी ले रहे हैं। जयपुर के जो ज़्यादातर पर्यटक स्थल हैं, जैसे कि अल्बर्ट हॉल है, जंतर मंतर है, आमेर फोर्ट है, इसके अलावा जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर, यहाँ पर इन जगहों पर इस समय भारी रश है लोगों का, पर्यटकों का। जो लोग घूमना चाह रहे हैं यहाँ पर आ रहे हैं फ़ोटोज़ खिंचवाने के लिए, पर इस समय ज़रूरी है कि वो जो कोविड प्रोटोकॉल को है अगर उसको फॉलो करते हैं तो कोरोना को कंट्रोल किया जा सकता है। नहीं तो राजस्थान की सरकार आशंका जता रही है कि आने वाले समय में कोरोना वायरस के मामले काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकते हैं।
सरकार की जिम्मेदारी जनता को जागरूक करने की है, पुलिस की जिम्मेदारी नियमों का पालन करवाने की है, लेकिन नियमों पर अमल करने की जिम्मेदारी हमारी, आपकी और हम सब की है। माना कि नया साल आ रहा है, लेकिन नए साल में आने वाली कोरोना की तीसरी लहर का खतरा भी तो आ रहा है। आज का जश्न कहीं कल शोक मनाने का सबब न बन जाए। सोलन से राजेश शर्मा, जयपुर से देव अंकुर और गोवा से मुस्तफा शेख के साथ आज तक ब्यूरो। देखिए, असली बात यह है कि हर कोई उकता चुका है और हर कोई वाकई उकता चुका है, लेकिन जब ऐसी छुट्टियों पर जाते हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है और उन डॉक्टरों के बारे में सोचना होता है जो 2 साल से अपने मास्क हटा ही नहीं पाए हैं, क्योंकि उनकी ड्यूटी रही है ये सारी। क्योंकि कहते हैं ना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। कोरोना की तीसरी लहर को नजरअंदाज करके न्यू ईयर का जश्न मनाकर कुछ हासिल हो नहीं जाएगा। अगर अपनी जान की फिक्र नहीं तो कम से कम अपने बच्चों की ही फिक्र करनी होगी, क्योंकि तमाम एक्सपर्ट्स कह चुके हैं कि ओमिक्रॉन वेरिएंट बच्चों को भी तेजी से अपनी चपेट में ले सकता है। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है। ओमिक्रॉन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स के अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स के अनुसार अमेरिका में बच्चों के कोरोना संक्रमित होने के मामले एक हफ्ते में 50% बढ़ गए हैं। लंदन के इंपीरियल कॉलेज के वैज्ञानिकों ने रिसर्च स्टडी में दावा किया है कि 5 से 11 साल की उम्र के बच्चों में वयस्कों की तुलना में कोरोना होने का खतरा 3 गुना अधिक है। इस खतरे को देखते हुए भारत में भी 3 जनवरी से 15 से 18 साल के बच्चों को कोरोना वैक्सीन की डोज लगाने की शुरुआत हो जाएगी। लेकिन भारत से पहले दुनिया के 30 से ज्यादा देशों में बच्चों का वैक्सीनेशन पहले से ही शुरू हो चुका है। इनमें अलग अलग देशों में अलग अलग उम्र के बच्चों का वैक्सीनेशन हो रहा है। स्पेन में 5 से 11 साल तक के 88% बच्चों को वैक्सीन की कम से कम 1 डोज लग गई है। चीन में 3 साल तक छोटे बच्चों को भी वैक्सीन डोज दी जा रही है। क्यूबा और वेनेजुएला जैसे देश तो 2 साल तक की उम्र के बच्चों का भी वैक्सीनेशन कर रहे हैं। अमेरिका, इटली, इजराइल समेत 7 देशों में 5 साल से ज्यादा की उम्र के बच्चों का वैक्सीनेशन हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया में 5 से 11 साल तक के बच्चों को फाइजर की वैक्सीन लग रही है। फ्रांस में 12 से 17 साल तक की उम्र के लगभग 1/3 बच्चों को अब तक 1 डोज लग चुकी है। रूस में 8 से 12 साल तक की आयु के बच्चों के लिए नेजल वैक्सीन को मंजूरी दी गई है। ब्रिटेन में 12 से 15 साल की आयु के लगभग 44% बच्चों को, इटली में 12 साल से ज्यादा के 72% बच्चों को, जर्मनी में 12 से 17 साल तक के 47% बच्चों को और इटली में 12 से 19 साल तक के 72% बच्चों को कोरोना वैक्सीन की 1 डोज लग चुकी है। भारत में भी 3 जनवरी से 15 से 18 साल की उम्र के बच्चों को कोरोना की वैक्सीन लगनी शुरू हो जाएगी। लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि 15 साल से कम उम्र के बच्चों के वैक्सीनेशन की शुरुआत भी जल्द होनी चाहिए, क्योंकि ओमिक्रॉन वेरिएंट बहुत कम उम्र के बच्चों को भी अपनी चपेट में ले रहा है। जो पेशेंट्स आप देख रहे हैं उसमें 15 साल से कम के लोग भी इन्फेक्ट हुए हैं। भारत सरकार ने फिलहाल सिर्फ 15 साल से 18 साल के बच्चों को वैक्सीन देने को कहा है। तो क्या आपको लगता है कि अब बाकी देशों की तरह हमें भी जो 5 साल के बच्चे हैं वहां तक वैक्सीन देना शुरू करनी चाहिए, और कितनी जल्दी हमें इसकी शुरुआत करनी पड़ेगी, क्योंकि लगातार जो केसेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, ओमिक्रॉन के भी केसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं? देखिए, एक जनरल कॉन्सेप्ट है, पीडियाट्रिक पॉपुलेशन को अगर ये इन्फेक्शन होता भी है तो माइल्डर होता है। इस तर्ज पे हमारे पिछले 2 सालों में हमने अपने बच्चों को स्कूल नहीं जाने दिया, कॉलेज नहीं जाने दिया, और उनको हमने घर पे ही बांध के रखा, और उनको हमने वैक्सीनेट भी नहीं किया और उन्हें प्रायोरिटी नहीं दी। ये अभी तक ठीक है जो हुआ है, लेकिन अब टाइम है हमें जैसे मैं पिछले 2 दिन की बात करूं तो अराउंड जो मेरे पास बच्चे आए उनमें से 2 यूएस के बच्चे थे जिनको वैक्सीनेटेड था, उनको भी इन्फेक्शन हुआ बट उनके सिम्टम नहीं थे। जो इंडियन पॉपुलेशन में जो इन्फेक्ट हुए वो 2 से 11 साल के थे, दोनों को अभी भी हाई ग्रेड फीवर चल रहा है, और उसी पॉपुलेशन में उसी परिवार में जो एल्डरली थे जो वैक्सीनेटेड थे उनको बहुत माइल्ड इन्फेक्शन हुआ। तो ये बहुत इनसफिशिएंट डाटा है, मैं किसी कंक्लूजन पे पहुंचूं, बट इन जनरल अगर हम देखें जो ट्रेंड है, जो वैक्सीनेटेड है जिनको डेल्टा वेव में भी इन्फेक्शन हुआ था उनको माइल्डर इन्फेक्शन हुआ है, ओमिक्रॉन का भी। अगर हम वेस्टर्न डाटा देखें वो भी इसी बात को सपोर्ट करता है। तो अगर हम इस तर्ज पे देखें तो हमें पीडियाट्रिक पॉपुलेशन जो 15 से ऊपर है उनको तो हम वैक्सीनेट करने जा ही रहे हैं। बहुत जल्दी हमें 5 से 10 साल, 10 से 15 साल वालों को भी वैक्सीनेट करना पड़ेगा, स्पेशली जिनके अंदर कोमोबिडिटी है। कोमोबिडिटी जिनके अंदर होती है, मान लीजिए हाइपरटेंशन है, डायबिटीज है, ओबेसिटी है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है, कैंसर के पेशेंट्स हैं, आईसीयू से बचे हुए मींस सीवियर डिजीज से जो सेव हुए बच्चे हैं,
तो इन बच्चों को जब भी ओमिक्रॉन भी अफेक्ट कर या डेल्टा भी अफेक्ट करता है तो डिजीज सीवियरिटी ज्यादा होने के चांसेस हैं। ज्यादा सीवियर डिजीज किसी भी इंसान में होती है, वो ज्यादा स्प्रेड करता है। अगर पीडियाट्रिक पॉपुलेशन एज सच कम भी अफेक्टेड होती है सिम्टम से, बट वो इन्फेक्शन घर में लाके एल्डरलीज को दे सकते हैं। और कब तक हम बच्चों को रोकेंगे? अभी ये ओमिक्रॉन आया है, अगले 3 महीने में एक नई वेव आ जाएगी, एक नया म्यूटेशन आ जाएगा। तो हमें पीडियाट्रिक पॉपुलेशन को भी प्रायोरिटी देके वैक्सीनेट करना चाहिए। और हमारे पास कोवैक्सीन आई है, अगर आप रिसेंटली उसका डाटा जो उन्होंने दिया है जी, उन्होंने अराउंड 500 समथिंग पेशेंट्स का डाटा प्रोवाइड किया है, जिसमें 2 to 12 ईयर्स, 12 to 18 ईयर्स एंड ये वाले एज ग्रुप्स में उन्होंने अपना डाटा दिया है। तो इम्यूनोजेनिसिटी काफी अच्छी है और एडल्ट से बेटर रिजल्ट्स हैं पीडियाट्रिक पॉपुलेशन के, स्पेशली 2 to 10 ईयर्स में। तो हमारे पास अच्छी वैक्सीन है, काफी मात्रा उपलब्ध है। हम प्रायोरिटी कोमोबिलिटी वालों को दें, एडल्ट पॉपुलेशन की बूस्ट करें और बड़ी जल्दी हमें पीडियाट्रिक पॉपुलेशन पे भी आना पड़े। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच ये मांग उठाई जा रही थी कि बच्चों को वैक्सीन लगाई जाए। हालांकि सरकार ने कोवैक्सीन को 12 से 18 साल के बच्चों के लिए अप्रूवल दिया था, लेकिन सरकार ने वैक्सीन लगाने के लिए फिलहाल 15 से 18 साल के किशोरों को चुना। इन्हें वैक्सीन लगाने का अभियान 3 जनवरी से लॉन्च हो जाएगा, जिसके रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस 1 जनवरी यानी कल से शुरू होना है। आप वैक्सीन के लिए अपने बच्चे का नाम कैसे रजिस्टर करवा सकते हैं, इसका एक डेमो आपको दिखाते हैं। 1 जनवरी से बच्चों के लिए वैक्सीन की रजिस्ट्रेशन खुलने वाली है और सरकार ने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को बहुत आसान बनाया है ताकि कोई भी कोविन पर रजिस्टर कर सकता है। तो ये हम दिखा रहे हैं आपको जो कोविन का फ्रंट पेज है। अगर आपका पहले से ही परिवार का यहाँ पर अकाउंट बना हुआ है तो फादर मदर का अगर वैक्सीनेशन हो गया है तो एक मोबाइल से आप 4 लोगों का रजिस्ट्रेशन एक साथ कर सकते हैं। तो आप अपने अकाउंट में कोविन में जाके लॉगिन करिए, अपना OTP डालिए, आप इस पेज पर आ जाएंगे और यहाँ पर आने के बाद एक ऑप्शन दिया गया है ऐड मेंबर। आप जब ऐड मेंबर पे क्लिक करेंगे तो अगले पेज पे आपको दिखाई देगा कि रजिस्ट्रेशन फॉर वैक्सीनेशन का पेज आ गया है। इस पर यहाँ पर फोटो ID प्रूफ डालकर ID नंबर, नाम, जेंडर और ईयर ऑफ बर्थ डालना होगा। फोटो ID प्रूफ में 15 से 18 साल के बच्चों के लिए सरकार ने कहा है कि स्टूडेंट्स ID कार्ड भी आप यूज कर सकते हैं। अगर नहीं तो फिर आधार कार्ड भी यूज हो सकता है। बाकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं जैसे पासपोर्ट वो भी यूज हो सकता है बच्चों के आइडेंटिफिकेशन के लिए। और नंबर डालने के बाद ईयर ऑफ बर्थ यहाँ पे आप डालेंगे तो ईयर ऑफ बर्थ है 2007 से पहले होनी चाहिए। तो अगर मैं 2007 डालूंगी तो अभी ये दिखा रहा है कि ये सिर्फ 18 वर्ष से ऊपर के बच्चों के लिए खुली है। 1 जनवरी से ये ऑप्शन बदल जाएगा और इसमें आप 15 से 18 वर्ष के बच्चों का भी रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। उसके बाद आप ऐड पर जाइए और आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। स्लॉट बुकिंग जो है वो 3 तारीख से ही शुरू होगी। अभी के लिए सिर्फ रजिस्ट्रेशन होगी ताकि 3 जनवरी को जितने भी जो सेंटर्स हैं राज्यों के डिसाइड किए गए वहां पर जाके बच्चों को वैक्सीन लग सके। इस बार सरकार ने सिर्फ कोवैक्सीन का ऑप्शन दिया हुआ है 15 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए। अजय ठाकुर के साथ मैं मिलन शर्मा, आज तक। पिछले वर्ष जनवरी में दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान की टैगलाइन के साथ भारत में कोरोना वैक्सीन ड्राइव शुरू हुई थी, जिसके बाद जून में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दावा किया था कि इस साल के अंत तक भारत की करीब 94 करोड़ वयस्क आबादी का पूर्ण टीकाकरण कर दिया जाएगा। आज 31 दिसंबर है और साल के अंतिम दिन भारत का टीकाकरण अभियान अपने लक्ष्य से कितना पीछे है, इसका एक अपडेट आपको दे देते हैं। भारत में 89.5% वयस्क आबादी को वैक्सीन की कम से कम 1 डोज लग चुकी है। इस वक्त आप भारत के नक्शे पर राज्यवार कोरोना की पहली डोज की स्थिति देख सकते हैं। हरियाणा, गोवा, तेलंगाना और जम्मू कश्मीर में 100% वयस्क आबादी को पहली डोज दी जा चुकी है, जबकि दिल्ली, लद्दाख जैसे राज्यों में यह आंकड़ा 95% से अधिक है। लेकिन पूर्ण टीकाकरण के अपने टारगेट से भारत अभी भी काफी पीछे है। 31 दिसंबर तक 100% टीकाकरण का लक्ष्य तय किया गया था, लेकिन अभी तक 63.6% वयस्क आबादी को दोनों डोज लग पाई हैं। हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर इन 2 राज्यों में ही 100% टीकाकरण पूरा हो पाया, जबकि गोवा, मध्य प्रदेश में यह आंकड़ा 90% से ज्यादा है। सबसे धीमी रफ्तार से टीकाकरण वाले राज्यों में पंजाब, झारखंड के नाम शामिल हैं, जबकि उत्तर प्रदेश में भी अभी तक 50% से कम आबादी को दोनों डोज लग पाई है।
अब तक कोरोना टीके की करीब 145 करोड़ डोज दी जा चुकी हैं। 84 करोड़ से ज्यादा लोगों ने टीके की पहली डोज ली है और 60 करोड़ से ज्यादा लोग दोनों डोज ले चुके हैं। अब वो खबर जो बताती है कि यूपी में चुनाव से पहले जबरदस्त छापामार पॉलिटिक्स हो रही। चुनावी मौसम में जब आयकर विभाग फ्रंट फुट पर खेलता है और तेजी से छापामार कार्रवाई करता है तो विपक्षी पार्टियां विभाग की टाइमिंग और कार्यशैली पर सवाल उठाती हैं। यूपी में एक बार फिर पी जैन पर छापा पड़ा है। इस बार पी जैन पीयूष जैन नहीं बल्कि पुष्पराज जैन है। आयकर विभाग ने यूपी की 50 जगहों पर कई व्यापारियों के ठिकानों पर छापा मारा है। इनमें इत्र और गुटखा बनाने वाले कई व्यापारी हैं और आयकर विभाग के इन्हीं टारगेट्स में से एक नाम पुष्पराज जैन का है। ये वही पुष्पराज जैन हैं जिनके नाम के पी अक्षर ने उन्हें पिछली बार छापेमारी से बचा लिया था और कन्नौज का ही एक दूसरा पी जैन यानी पीयूष जैन फंस गया था। उसके घर से कैश का पहाड़ निकला था। चुनाव से ठीक पहले आयकर विभाग की इस कार्रवाई पर अब खूब राजनीति हो रही है। बीजेपी का तर्क है कि विभाग अपना काम कर रहा है जबकि समाजवादी पार्टी इसे षड्यंत्र बता रही है। 22 फूलों से समाजवादी इत्र तैयार किया था पम्मी जी ने, लेकिन 2022 से पहले ही पड़ गई रेड। सोचा था उनके इत्र की खुशबू समाजवादी पार्टी को लाभ दिलाएगी, लेकिन इसी इत्र की खुशबू में आयकर विभाग को टैक्स चोरी की गंध आ गई। हमारा देश बहुत महान है, थोड़ा सा ध्यान इस पे दे दें, व्यापारियों को सहूलियतें कुछ मिल जाए, टैक्सेशन में सहूलियत मिल जाए, उनके रॉ मटेरियल में सहूलियत मिल जाए, सरकार का थोड़ा आशीर्वाद इस वर्ग में हो जाए तो हम समझते कि मुश्किल नहीं काम आगे बढ़ना है। टैक्स व्यवस्था को आसान बनाना चाहते थे तो पूरा का पूरा कर विभाग ही उनकी खबर लेने पहुंच गया। व्यापारियों को सहूलियतें दिए जाने की मांग कर रहे थे तो पूरा सरकारी अमला ही उनकी सेवा करने सुबह सुबह पहुंच गया। कन्नौज की सकरी गलियां और इन गलियों से सटे हुए मकान और ऐसे ही एक और मकान में आज शुरू हुई इनकम टैक्स की रेड। ये मकान है समाजवादी पार्टी के एमएलसी पम्पी जैन का। अगर आप तस्वीरों के जरिए समझेंगे तो बाहर आपको उत्तर प्रदेश पुलिस के 2 सिपाही नजर आएंगे, पर इसके अंदर ही इसके डबल और ट्रिपल लोग मिलेंगे जो डिपार्टमेंट है इनकम टैक्स का। रेड चल रही है। पम्पी जैन उर्फ पुष्पराज जैन, ये नाम आम नहीं, खास इसलिए है क्योंकि ये वही हैं जिन्होंने समाजवादी पार्टी इत्र लॉन्च किया था। यूपी में जब एक साथ 50 जगहों पर आयकर छापेमारी हुई और इसमें 60 ठिकाने समाजवादी पार्टी के एमएलसी पुष्पराज जैन उर्फ पम्मी के हैं। देखा जाए तो पम्मी पर आयकर विभाग की 7.5 कुछ दिन पहले ही लग जानी थी, लेकिन पी की तलाश में कन्नौज पहुंची आयकर की टीम किसी और पी के घर पहुंच गई। ये भारतीय जनता पार्टी की ये साजिश है और षड्यंत्र है, और इसलिए षड्यंत्र है कि भारतीय जनता पार्टी समाजवादी लोगों को बदनाम करना चाहती है। जब पीयूष जैन पर छापा मारा और जब सच्चाई सामने आई तो भारतीय जनता पार्टी खुद बदनाम हो गई। अपनी बदनामी बचाने के लिए जानबूझ करके उन्होंने पुष्पराज जैन पर, जो समाजवादी पार्टी के एमएलसी हैं, साथ ही साथ यहाँ पर और बड़े कारोबारी हैं, उनको करने का, छापा मारने का काम किया। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग छापा नहीं, इत्र को बदनाम कर रहे हैं, कन्नौज को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। चुनावी माहौल में सरकारी संस्थाओं की स्फूर्ति से सत्ताधारियों का दिल बाग बाग है, लेकिन विपक्ष को इसमें चुनावी टारगेट किलिंग नजर आ रही है। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, एसएफआईओ, ये डीआरआई, ये सारे सरकार के और भारतीय जनता पार्टी के सब्सिडरी डिपार्टमेंट्स बन गए और ये देश के लिए अच्छी बात नहीं है। समाजवादी पार्टी का गढ़ है कन्नौज। 2019 लोकसभा चुनावों को छोड़ दें तो समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को यहां से हराना मुश्किल होता है। मौजूदा विधायक भी समाजवादी पार्टी के ही हैं। ऐसे में विपक्ष आयकर विभाग की छापेमारी का एक मतलब ये भी निकाल रहा है कि सत्ताधारियों ने समाजवादी पार्टी को चुनाव से पहले डीरेल करने के लिए एजेंसियों को पीछे लगाया है। एक पहलू ये भी है कि कई इत्र व्यापारी समाजवादी पार्टी को चंदा देते हैं और पम्मी जैन इसमें एक बड़ा नाम है।
पहले हमारे एक कार्यकर्ता पे मैनपुरी में की, राजीव राय पे मऊ में की और एक हमारे कार्यकर्ता पे की। तो वो तो समाजवादी पार्टी पे ही उन्हें रेड करना है। गलती से बीजेपी वाले कर दिया तो समाजवादी पार्टी के यहाँ तो उन्हें रेड करना ही है, क्योंकि घबराए हुए हैं, जान रहे हैं कि हारने जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के परफ्यूम की दुर्गंध अब चारों तरफ बिखर रही है। सच्चाई यह है कि समाजवादी पार्टी ने सत्ता में रहते हुए गरीबों की गाढ़ी कमाई को लूट करके अपनी तिजोरियां भर ली थी, लेकिन अब इनकम टैक्स को जैसे जैसे इनपुट मिल रहे हैं वो लगातार रेड करने का काम कर रही है। आयकर विभाग की इस छापेमारी का दायरा दिल्ली, एनसीआर, यूपी, मुंबई, गुजरात और तमिलनाडु तक फैला है। यूपी में जहां छापे पड़े हैं उसमें लखनऊ, कन्नौज, कानपुर, नोएडा और हाथरस हैं। इसके अलावा सूरत, मुंबई, तमिलनाडु के डिंडीगुल में छापेमारी हुई। देखा जाए तो पहली नजर में आयकर विभाग देशव्यापी अभियान चलाता हुआ नजर आता है, लेकिन चुनावी मौसम में आयकर विभाग का इस तरह एक्टिव होना विपक्ष को खल रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर में जिस तरह से समाजवादी की रैली में जन सैलाब उमड़ रहा है, जिस तरह से जन समर्थन मिल रहा है, पूरे उत्तर प्रदेश की जनता, हर वर्ग की, हर धर्म की जनता रोड पे आ गई है उस समाजवादी के समर्थन में। वो यहाँ बदलाव चाहती है। भारतीय जनता पार्टी ये भीड़ देख के घबरा गई है, परेशान हो गई है, बदमाश हो गई है। भारतीय जनता पार्टी नहीं बौखलाई है। ईडी, इनकम टैक्स, इनका काम करने का सिस्टम अलग है। इसका कोई हस्तक्षेप सरकार का रोजमर्रा का नहीं होता। कहीं एक जगह छापा मारने का निर्णय अगर होता तो उसे 4-6 महीने पहले से उसकी एक्सरसाइज होती है। आज समाजवादी पार्टी मैं कहूँगा कि बौखला रही है। आतंकवादियों को संरक्षण देने वाली समाजवादी पार्टी अब आर्थिक अपराधियों को भी संरक्षण देने पर आमादा हो गई है। ये देश के लिए चिंता का विषय है। इत्र का शहर अब सियासत का केंद्र है। इत्र के व्यापारी एजेंसियों के रडार पर और एजेंसियां नोटों की खुशबू ढूंढते ढूंढते कैश के पहाड़ खोज निकाल रही। आने वाले दिनों में यूपी में कैश के इस खेल पर जबरदस्त सियासी युद्ध देखने को मिलेगा। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा, कन्नौज से समर श्रीवास्तव और लखनऊ से संतोष कुमार के साथ आज तक ब्यूरो। पीयूष जैन के घर छापेमारी हुई तो बीजेपी ने बिना मौका गंवाए उसे समाजवादी पार्टी से जोड़कर आरोप लगाए, लेकिन जब पता चला कि पीयूष का समाजवादी पार्टी से संबंध नहीं है तो अखिलेश यादव ने पलटवार करने में देरी नहीं की। अब जब समाजवादी पार्टी के एमएलसी और इत्र व्यापारी पुष्पराज जैन के घर छापेमारी हुई है, अखिलेश यादव इसे पिछली बार छापेमारी में हुई गलती का डैमेज कंट्रोल बता रहे हैं। जिस समय पीयूष जैन पर छापा पड़ा, पूरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व ये कहता रहा कि जिसमें छापा पड़ा है उसका समाजवादी पार्टी से संबंध है। आखिरकार उन्हें ये बताना चाहिए कि समाजवादी पार्टी से क्या संबंध है और अपनी खीस मिटाने के लिए दिल्ली की सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार को अपनी बदनामी बचाने के लिए जानबूझ करके फिर छापा मारा है। और ये छापा इसलिए पड़ा है क्योंकि एक तो वो अपनी बदनामी बचाना चाहते हैं, जो गलत जगह पुलिस पहुंच गई, आईटी डिपार्टमेंट ने छापा मार दिया। दूसरा, समाजवादी पार्टी कैसे बदनाम हो। और तीसरी बात यह है कि उत्तर प्रदेश की जनता ने मन बनाया है कि भारतीय जनता पार्टी को हटाएंगे। ये इस तरह के काम लगातार होंगे। और जिस तरीके से चीफ सेक्रेटरी 2 दिन बाद रिटायर होने वाला थे, ये डबल इंजन की सरकार की अपनी लड़ाई है। वो रिटायर हो गए होते लेकिन रिटायर नहीं होने दिया, एक्सटेंशन दिया। उत्तर प्रदेश का चुनाव देखते हुए उन्हें यहाँ का चीफ सेक्रेटरी बैठा दिया। और सुनने में ये आ रहा है कि मुख्यमंत्री की जानकारी में नहीं था, मुख्यमंत्री पे खुद दबाव ये बनाया गया कि इन्हें चीफ सेक्रेटरी बनाना है। आप कह रहे हैं कि दिल्ली और लखनऊ बीजेपी जो डबल इंजन की गाड़ी जिसे कहा जाता है, उसके अंदर एक डिवाइड है जिसके कारण ये रेड्स हो रहे हैं। ये रेड इसलिए भी हो रहे हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पे उन्हें भरोसा नहीं है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जाने वाले हैं, उनसे भी ये बदला ले रहे हैं। कल अगर मुख्यमंत्री कुछ और करेंगे तो हो सकता है उन पे भी छापा पड़ जाए। ये वो मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने दिल्ली से आने वाले अधिकारी को उप मुख्यमंत्री नहीं बनाया था। ये झगड़ा उनका अपना है, ये झगड़ा हमारा नहीं है। लेकिन क्योंकि उत्तर प्रदेश के चुनाव में कोई न कोई संदेश देना है, कोई न कोई प्रोपेगेंडा ऐसा करना है जिससे विपक्ष बदनाम हो। हिटलर के जमाने में तो केवल एक मंत्री होते थे प्रोपेगेंडा मिनिस्ट्री के, ये तो पूरी सरकार प्रोपेगेंडा कर रही है। आर यू प्लानिंग टू गो टू द इलेक्शन कमीशन? क्या आप सोच रहे हैं इलेक्शन कमीशन जाएं, क्योंकि अब एक पॉलिटिकल इंडिकेशन क्लियर मिल रहा है। जहां शिकायत संभव हो सकती है, मैं पत्र राष्ट्रपति जी को भी लिखूंगा, इलेक्शन कमीशन को भी लिखूंगा कि चुनाव आते ही भारतीय जनता पार्टी
अपनी सभी संस्थाओं को, केंद्रीय एजेंसियों को जानबूझ करके समाजवादी पार्टी के ऊपर छापा पड़वा रहे हैं और साथ ही साथ समाजवादी पार्टी के नाम पर अपने लीडर्स को कह रहे हैं कि उनका नाम लीजिए, उनको बदनाम कीजिए। ये सोची समझी साजिश और षड्यंत्र इसलिए है क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता के साथ समाजवादी लोग खड़े हुए हैं। आपकी बात हो पाई है? आपके एमएलसी हैं पुष्पराज जी, उनसे बात हो पाई है? मैंने सुबह फोन मिलाया था, फोन नहीं उठा। स्वाभाविक है क्योंकि उनके फोन किसी न किसी अधिकारी ने रख लिया होगा। सुनने में ये आ रहा है कि वो अधिकारी कोई मन से नहीं आए हैं, वो अधिकारी अपनी छुट्टी मनाने जा रहे थे। क्योंकि 31 का दिन ऐसा होता है जो लोग अपने घर परिवार के साथ खाना खाते हैं, बैठते हैं, लेकिन दिल्ली की सरकार और दिल्ली के लोगों से और उत्तर प्रदेश के लोगों के दबाव में आज छापा पड़ रहा है। अखिलेश, क्यूरियस बात है कि आप सबको पता था आप आज यहाँ आने वाले हैं, आपका कई दिनों से प्रोग्राम फिक्स था, उसके बावजूद आप यहाँ आने वाले हैं और आप ही के एमएलसी पे रेड होती है। क्या ये आपको इशारा दिया जा रहा है, आपके कार्यकर्ताओं को इशारा है? देखिए, कुछ भी हो सकता है। ये यूपी का चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी यूपी नहीं खोना चाहती और हम पहले दिन से देख रहे हैं उत्तर प्रदेश की सरकार जिस समय फंस गई थी, इन्होंने विधानसभा में पुड़िया दिखा करके कहा ये आतंकवादी अटैक हो सकता था। जो पुड़िया को न जाने कैसी कहानी बना सकते हैं और बाद में वो पुड़िया क्या निकली, एक लकड़ी की कुछ होता है वो निकला जा करके, तो पुड़िया दिखा करके डरा रहे थे। सुनने में आया कि आज एयरपोर्ट पे भी बता रहे हैं कि इलाहाबाद में कहीं बम निकला है या बम की शोर मचा करके। ये चुनाव से पहले कोई भी ऐसी चीज कर सकते हैं जिससे जनता का ध्यान हटाएं। अंग्रेज अगर इसमें कामयाब थे डिवाइड एंड रूल में, तो ये डाइवर्ट करने में भी उतने ही उस्ताद हैं। ये पूरा मामला एक नाम और दो व्यापारियों पर हुई छापेमारी से जुड़ा है। पी जैन एक नहीं दो हैं। एक है पीयूष जैन जिसके घर से सैकड़ों करोड़ रुपए का कैश मिला। दूसरा व्यापारी का नाम है पुष्पराज जैन जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं और जिनके ठिकाने पर आज छापेमारी हुई। पीयूष जैन की तरह पुष्पराज जैन भी कन्नौज के बड़े इत्र व्यापारी हैं। आयकर की टीम ने जिस घर पर रेड डाली है वहां उनके भाई अतुल जैन अपने परिवार के साथ रहते हैं। पुष्पराज का परिवार मुंबई में रहता है। हालांकि पुष्पराज कन्नौज के ही रहने वाले हैं। 12 देशों में उनके इत्र का व्यापार फैला है। 2016 में पुष्पराज को एमएलसी चुना गया था। पुष्पराज करीब 18 कंपनियों से जुड़े हैं। प्रगति अरोमा ऑयल डिस्टिलरी समेत 13 कंपनियों में पुष्पराज जैन डायरेक्टर हैं और 5 कंपनियां ऐसी हैं जिनमें पुष्पराज जैन पार्टनरशिप में हैं। इससे पहले जिस पीयूष जैन पर छापा पड़ा था वो भी कन्नौज का ही रहने वाला है। इत्र और पान मसाले का उत्पादन करता है। पीयूष जैन की 40 कंपनियां हैं जिनमें से 2 पश्चिम एशिया में है। वो कोल्ड स्टोर और कन्नौज में पेट्रोल पंप का भी मालिक है। यूपी के बरेली में चुनावी रैली कर रहे देश के गृह मंत्री अमित शाह से भी हमने बातचीत की। हमने उनसे यूपी चुनाव और विपक्ष के आरोपों से जुड़े कई सवाल किए। आपकी रणनीति के तहत 2014 में देश में सरकार बनी बीजेपी की, फिर आपने 19 में सरकार बनाई, 17 में यूपी में आपकी रणनीति में सरकार बनी। अब क्या रणनीति है जिससे आप यूपी 22 में लड़ने जा रहे हैं सर? देखिए, हम 14, 17 और 19 तीनों मोदी जी के नेतृत्व में जीते थे। 2022 भी मोदी जी के नेतृत्व में हम जीतेंगे। उत्तर प्रदेश के अंदर प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से गरीब लोगों के लिए ढेर सारी योजनाएं भेजी है और योगी जी ने वो योजनाओं को जिस तरह से गरीबों तक पहुंचाया है, मुझे लगता है आज पूरा उत्तर प्रदेश इस विषय को लेकर भारतीय जनता पार्टी के साथ। यहाँ योगी जी ने माफिया, गुंडा और भ्रष्टाचार तीनों प्रकार के शासन खत्म करे हैं। जनता अत्यंत प्रसन्न है। देखिए, मुझे लगता है कि हम प्रचंड बहुमत से जीतने जा रहे हैं। अभी से आंकड़ों के बारे में कहना बहुत जल्दबाजी होगी। सर, एक आखिरी सवाल, जिस तरीके से विपक्ष बहुत सारे मुद्दे नहीं मिल पा रहे, लगातार छापों में उनकी स्थिति स्पष्ट हो रही है, क्या कहेंगे इस बारे में? नहीं, आप ही कह रहे हो मुद्दे नहीं है, मैं भी ये कह रहा हूँ उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं। तो बरेली में ये चुनावी रैली कर रहे थे गृह मंत्री अमित शाह, जहां पर ये तमाम सवाल हमने उनके सामने रखे। लेकिन देखिए, छुट्टियों के हिसाब से तो बहुत सारे सवाल उठ जाते हैं लोगों पर मास्क की गैर मौजूदगी पर। लेकिन चुनावों के समय जो रैलियां हैं और जो भीड़ भाड़ हर तरफ है, उसमें भी सवाल वही उठने लाजमी है। इस सब के बीच उत्तर प्रदेश के चुनावों को लेकर जो
तापमान है वो काफ़ी हाई है। अमित शाह की रैली की ये तस्वीरें, दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी जो ताबड़तोड़ लगातार रैलियां कर रहे हैं। अखिलेश बाबू को पेट में मचलन हो रही है। मित्रों, बहुत देर से मैं आपके प्यार, उत्साह और आशीर्वाद को। इस बीच महाराष्ट्र, जहां पर कोविड की जो स्थिति है वो कभी भी आंकड़ों के हिसाब से कम काबू में नहीं नजर आई, वहां से जो खबर आ रही है वो ये कि मुंबई में 5,631 नए मामले आ गए। अकेले मुंबई। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 8,064 नए मामले हैं और मुंबई में 5,000 पार के आंकड़े हैं। दिल्ली में भी कोरोना के 1,796 नए केस सामने हैं। इनमें ओमिक्रॉन के भी कुछ केसेस हैं, लेकिन कुल मिलाकर जो कोविड के केसेस के बढ़ने की रफ्तार है वो बहुत तेजी से बढ़ रही है। 40% 2 दिनों में इजाफा देखा गया। खबरदार में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।